सुप्रभात। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण, पाठ या अध्याय 22 और जो है संवाद पत्र लेखन। पत्र लेखन कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनके जो प्रारूप होते हैं, प्रारूप वो किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से इनको लिखना चाहिए, ये मैं इस ऑनलाइन क्लास में आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं हम पत्र लेखन। पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों तथा भावों को सरलता से प्रकट कर सकते हैं। पत्र में क्या होता है कि जो भी अपने मन के भाव होते और जो विचार होते वो किसी के समक्ष सामने अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्र व्यक्तिगत संबंधों में ही नहीं बल्कि व्यापार व्यवसाय में भी सहायक सिद्ध होते हैं। तो पत्र क्या है, उन्होंने बताया कि सिर्फ व्यक्तिगत रिलेशन के लिए नहीं है, रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि जो आप कार्य कर रहे हो, व्यापार जो भी आप व्यवसाय कर रहे हो उसके अंतर्गत भी लिखे जाते हैं। पत्रों के द्वारा ही हम देश विदेश में बसने वाले संबंधियों तथा मित्रों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वर्तमान जो समय है वो आप जानते ही है, टेक्नोलॉजी युग है, मोबाइलों का युग है, जिसको हम संदेश कहते हैं, उसके माध्यम से। लेकिन प्राचीन समय में आपने देखा होगा, पहले समय में तो पत्र लेखन ही हुआ करते थे, जो लिखते थे। और मैंने आपको कई बार भी बताया था कि पहले जो, इसीलिए आपने जो डाकघर देखे होंगे उनकी व्यवस्था बनाई गई थी। जो लोगों के हैं जो दूर दूर रहते थे, उनके जो जहाँ पर भी जो घटना घटती थी या कोई अच्छी बात होती थी, उनको लोगों तक मनों के भाव या विचार को बताने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। फिर बताया कि आज के युग में ईमेल, टेलीफोन, फैक्स आदि का अधिक बोलबाला है। तो आज वर्तमान समय में जो युग है वो को मशीनीकृत युग है, और मशीनीकृत युग होने के कारण आपने देखा होगा कि ईमेल का जो है भाई, टेलीफोन, अब जो पत्र लेखन की जो है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और इनका जो प्रचलन है वो ज़्यादा होता जा रहा है। और प्रचलन इनका ज़्यादा होने के कारण है धीरे धीरे जो वर्तमान समय के बच्चे हैं वो पत्र लेखन लगभग भूल ही चुके हैं। फिर आगे बताया है, इसलिए पत्र का उपयोग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और इसीलिए क्या है, जो पत्र लेखन है, जो पत्र लिखने की कला है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, दिनों दिन, रोजाना। लेकिन प्रयोग कम होने से महत्ता कम नहीं होती। इसका प्रयोग जरूर कम हो गया, लेकिन जो इसकी महत्वपूर्णता है थी, जो इसका प्रभाव था, वो अभी तक इसका कम नहीं हुआ है, वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। आज भी किसी कार्यालय में आवश्यक सूचना देनी हो तो पत्र ही सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। कार्यालय किसे कहते हैं? कार्यालय जहाँ पर जो दफ्तर बने होते, ऑफिस, जहाँ पर सारे वर्क कार्य किए जाते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं। तो जिसके अंदर कार्य किए जाते हैं और जो आवश्यक सूचना होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो आज भी है पत्रों के माध्यम से ही होती है, पत्रों के द्वारा ही होती है। तो पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन्होंने बताया है कि पत्र लिखने वाले का पूरा पता, जब भी पत्र लिखते हैं तो लिखने वाले का पूरा पता बताया जाता है और दिनांक दी हुई होती है, तारीख लगाई हुई होती है और उपयुक्त स्थान लिखा हुआ होना चाहिए। जब भी ये लिखते हैं तो ये तीनों चीज़ें होनी आवश्यक है। एक तो लिखने वाले का पता, दिनांक और उपयुक्त स्थान जहाँ से वो लिख रहा है वहाँ। पत्र का संबंध सही संबोधन या अभिवादन से होना चाहिए। अब संबोधन किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था, किसी को बुलाना या पुकारना। तो पत्र का संबंध है वो संबोधन या अभिवादन से होता है। फिर बताया पत्र की भाषा सहज का होता है, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ताकि आगे वाले को आसानी से समझ में आ सके। तो ये 3 पॉइंट है, जो बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए हम पत्र लेखन करते हैं। फिर आगे बताया पत्र के प्रकार। तो पत्र के प्रकार है
वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है, तो आइए जानते हैं। औपचारिक है वह पत्र जो सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों, प्रधानाचार्यों, प्रकाशकों, व्यावसायिक संस्थानों के अधिकारियों आदियों को लिखे जाते हैं, वो औपचारिक कहलाते हैं। जो सरकारी कार्यालय होते हैं, जो सरकारी दफ्तर होते हैं, उनके अंदर जो कर्मचारी होते हैं, कार्य करने वाले जो होते हैं, उनके द्वारा उनके जो बड़े जो सर होते हैं, साहब होते हैं, उनको लिखते हैं। किसी की या तो प्रॉब्लम होने के कारण या किसी आवश्यक सूचना पाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बताया है अनौपचारिक। अनौपचारिक भी क्या है, पत्र का वह साधन या माध्यम होता है जिसके अंतर्गत अपन सगे संबंधियों को, मित्रों को लिखते हैं और इसके अंदर किसी घटना को या किसी बात या सूचना या संदेश को प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से वो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है, जो कार्यालय सरकारी दफ्तर के अंतर्गत प्रयोग नहीं किया जाता है। वो अपने रिश्तों के अनुसार लिखा जाता है, हाल चाल पूछने के लिए, आप किसी चीज़ में अव्वल आए तो उसकी बधाई देने के लिए, या किसी चीज़ की घटना घट गई तो उसको दर्शाने के लिए वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बताया औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब प्रारूप का अर्थ क्या होता है, प्रारूप का अर्थ होता है ढांचा, कि उसको किस प्रकार ढांचा बनाया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, कि पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, तो वह ढांचा कहलाता है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। तो पहला है पत्र लिखने वाले का नाम या पता। तो मैंने आपको आगे बताया था कि जो भी पत्र लिखने वाला होता है वो अपना नाम बताएगा और पूरा पता बताएगा। फिर बताया दिनांक, फिर वहाँ पर वो तारीख लिखेगा। फिर बताया प्राप्तकर्ता का पद अथवा कार्यालय का नाम। जो भी उस पत्र को प्राप्त करेगा, जिसके पास जा रहा है, उसका पद क्या है, उसका पद क्या है या कार्यालय का नाम क्या है, कौन से ऑफिस में काम कर रहा है तो उस ऑफिस का नाम होगा, या किस श्रेणी के अंतर्गत है, किस पद के अंतर्गत है, नियुक्ति के ऊपर लगा हुआ है तो उसका बताया गया होगा, या विषय। अब विषय है तो विषय जो है महत्वपूर्ण होता है। उसके अंदर मान लो जैसे आप पत्र लिख रहे हो कि आपके एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं और कोई पास में ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर बजा रहा है, तो मुख्य विषय हो जाएगा लाउड स्पीकर बंद करवाने के बाबत में, वो विषय हो गया। फिर है संबोधन या महोदय, महोदय या मान्यवर। संबोधन का अर्थ मैंने आगे बताया था, किसी को बुलाना या पुकारना, तो आप महोदय या मान्यवर से अपन दर्शाते हैं या बताते हैं। फिर बताया मुख्य विषय का वर्णन। फिर जैसे ही ये जब पॉइंट हो जाए, विषय हो गया, विषय के नीचे ही जो आएगा महोदय या मान्यवर, और उसको थोड़ा सा गैप छोड़ के, जगह छोड़ के आगे लिखा जाता है मुख्य विषय। जो आप चीज़ कहना चाहते हो अपने शब्दों को, और जो है आगे जिस सूचना या संदेश को पहुंचाना चाहते हो, वो इसके अंतर्गत मुख्य विषय के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है समापन या और धन्यवाद। अब समापन, जहाँ पर ये पत्र है वो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर आप अभिवादन के रूप में धन्यवाद लिख सकते हो, तो धन्यवाद का आएगा। और सबसे जो अंतिम पॉइंट है, सबसे लास्ट बिंदु, वो आएगा भवदेय या हस्ताक्षर, जिसको आप लिख रहे हो वो इसके अंतर्गत आएगा। तो इसने पहला बताया कि परीक्षा के दिनों में बजने वाले लाउड स्पीकरों को बंद करवाने हेतु जिलाधीश को पत्र लिखिए। तो इसमें बताया सेवा में जिलाधीश महोदय, मोती नगर, नई दिल्ली। अब जब भी लिखते हैं तो जो पेज होता है, पेज के जो आगे वाले भाग की तरफ जो पूर्ण पता या नाम से शुरू होता है, जो मैंने बताया था कार्यालय का भी हो सकता है तो ये कार्यालय का बताया गया है, या किसी पद का हो सकता है तो पद बताया है कि जिलाधीश महोदय है, और जो स्थान है स्थान का बताया मोती नगर और नई दिल्ली, ये इसका पूरा पता आ गया। फिर आगे बताया विषय, जो मैंने बताया था विषय लाउड स्पीकरों के शोर को बंद करवाने के हेतु। फिर ये देख लो, इन्होंने संबोधन किया था मान्यवर, और ये मुख्य विषय आ गया। इस पत्र के माध्यम से हम आपका ध्यान शहर की एक मुख्य समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं।
आकर्षित का मतलब होता है उसकी ओर बताना। तो जो समस्या है उसको अवगत करवाना। विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं स्कूलों में प्रारंभ होने वाली है। अब जो विद्यार्थियों द्वारा लिखा गया है वो बता रहे हैं कि जल्द ही हमारी है परीक्षाएं, वो निकटवर्ती है, जल्द ही शुरू होने वाली है और ऐसे समय में है, परंतु हमारे घर के पास में ऊंचे सुरों में लाउड स्पीकर बजने से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। व्यवधान का अर्थ क्या होता है? परेशानी या कठिनाई, रुकावट, बाधा कह सकते हैं। तो ये ज़ोर ज़ोर से जब आवाज़ आ रही है तो इसके कारण हमारी जो पढ़ाई कर रही है नियमित, उसके अंदर बाधा पहुंच रही है, रुकावट आ रही है। पड़ोस में विभिन्न स्थानों पर, गलियों में व्यापारियों वर्ग विज्ञापन के लिए तथा सिनेमाघरों द्वारा चल चालित चित्रों के प्रचार के लिए इन लाउड स्पीकरों का प्रयोग किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि आस पड़ोस में वो भी तेज़ आवाज़ में जो है लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। जो व्यापारी है, जो गलियों के अंदर जो ठेले वाले होते हैं, जो बेचने आते हैं, उनके पास भी लाउड स्पीकर है ज़ोर ज़ोर से बजने के कारण। फिर उन्होंने बताया है कि पास में सिनेमा हॉल होने के कारण जो उनके जो है लाउड स्पीकर की आवाज़ के कारण हमारी जो परीक्षा जो नियमित अध्ययन हो रहा है उसके अंदर बाधा पहुंच रही है, रुकावट आ रही है। फिर बताया इससे उत्पन्न शोर का ही दुष्परिणाम है। इतना तेज शोरगुल होता है कि इस माध्यम से हम हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण तथा अध्ययन में विघ्न उत्पन्न हो रहा है और ज़्यादा शोरगुल होने के कारण और ध्वनि प्रदूषण होने के कारण विघ्न उत्पन्न हो रहा है, अध्ययन में, पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार शोर से जन सामान्य, अस्पतालों में मरीज तथा छात्र वर्ग को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्होंने बताया कि जोर से शोरगुल हो रहा है, जिसके कारण जो अस्पताल के अंदर मरीज है वो भी इनसे परेशान हो रहे हैं और जो छात्र वर्ग है, जो पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं वो भी इनसे क्या हो रहे, परेशान हो रहे। और इन्होंने बताया आपसे प्रार्थना है कि इस दिशा में उचित कदम उठाएं और आपसे निवेदन कर रहे हैं छात्र कि आप जो भी आप इनके कदम उठाएंगे इनको रोकने के लिए वो अच्छे ही होंगे। अनावश्यक रूप से बजने वाले इन लाउड स्पीकरों को प्रतिबंधित कर दें। तो इन्होंने बताया कि जो अनावश्यक रूप से बज रहे हैं, जो किसी काम के नहीं है और दूसरों को जो परेशानी दे रहे हैं, तो उनको आप रोक लगा लें, प्रतिबंध कर लें, यानी रोक लगा लें, उन पर मनाही कर लें, ताकि हमें शांत वातावरण मिल सके, और वो अध्ययन सुचारू रूप से कर सके और हम मानसिक संतुलन और एकाग्रता के साथ अध्ययन का लाभ उठा सके। फिर उन्होंने बताया कि मानसिक जो है, जो माइंड से है, जो मन से है, वो भी संतुलन बनाए हो सकता है और एकाग्रता, हम पढ़ाई के अंदर अपना मन है वो लग सके, इसके बारे में उन्होंने बताया था। और सबसे अंतिम में बताया था, देख लो, इन्होंने बताया कि समापन पर धन्यवाद होना चाहिए। जैसे ही ये पत्र समाप्त हुआ तो उन्होंने धन्यवाद लिखा है। फिर भवदीय, अब भवदीय में क्या होता है, उन्होंने नाम बताया, तो उमेश शर्मा नाम बताया और वापस इनका क्या बताया, एड्रेस लिखने वाले का, कि लक्ष्मी नगर है, नई दिल्ली है, और ये जो दिनांक है वो नीचे लिखी हुई। ये तो था औपचारिक। औपचारिक का मतलब सरकारी कार्यालयों में लिखा जाने वाला। अब है अनौपचारिक। अब अनौपचारिक के अंतर्गत जो मैंने बताया था, किसी रिश्तेदार को लिखते हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। वह पत्र जो रिश्तेदारों, मित्रों या परिचितों को लिखा जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र अथवा व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है।
तो पत्र लिखने वाले का नाम, पता और दिनांक, तो ऐसा कैसा ही रहेगा। फिर बताया संबोधन। अब उसके अंदर तो था मान्यवर या महोदय। क्यों? क्योंकि सरकारी जो दफ्तर के अंतर्गत अपने से उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब भी लिखते हैं तो उनको आदर सहित सम्मानित किया जाता है। अब इनके अंदर औपचारिक के अंदर क्या बताया गया है? आप अगर मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय आएगा, बंधु आएगा। अगर अपने से बड़े रिश्तेदार को लिख रहे, पिताजी को लिख रहे, दादाजी को लिख रहे, मामा जी को लिख रहे, तो इसके अंतर्गत पूज्य आएगा, पूजनीय आएगा, आदरणीय आएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे तो मुख्य विषय था ही, विषय था जिसके बाबत लिख रहे हो वो इसके अंतर्गत आएगा, और सीधा ही इसके अंतर्गत विषय नहीं आकर सीधा मुख्य विषय ही आएगा। उसके अंदर औपचारिक के अंदर विषय आ रहा था, उसके बाद मुख्य विषय आ रहा था, और इसके अंदर क्या आएगा? सीधा मुख्य विषय आएगा, और अंत में है वो अपना नाम आएगा। इस प्रकार तो पहला ही दिया गया है कि पुरस्कार प्राप्त होने पर बड़ी बहन को पत्र। अब बड़ी बहन है, इसको इनाम स्वरूप कुछ भेंट मिली है, तो उसके बारे में पत्र लिखा गया है। तो F 155/5 दशमेश नगर, नई दिल्ली। दिनांक बताई गई है, दिनांक जिस समय लिखा गया उसके बताई गई है। आप जिस समय लिखते हो वो समय लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी जिस समय लिख रहे हो वो। आदरणीय दीदी, आप देख लो, मैंने अभी बताया था कि जो आपसे बड़े हैं उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसकी दीदी उससे बड़ी है, इसलिए आदरणीय का प्रयोग किया जा रहा है संबोधन के रूप में। सादर प्रणाम। फिर बताया आपका पत्र मिला था, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। कुशलतापूर्वक का अर्थ होता है ठीक ठाक हूँ मैं। आशा है आप सभी कुशलतापूर्वक होंगे, और बता रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आप भी हैं वहाँ, सब खुश होंगे, ठीक होंगे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी पुरस्कार मिला है, और ये बता रहा है कि इस जो वर्ष है, जो मैंने समाज के लिए जो अच्छे कार्य किए उसके लिए मुझे जो सम्मान मिला है, समाज सेवी पुरस्कार। यह पुरस्कार यहाँ की प्रसिद्ध संस्था समाज सेवा समाज द्वारा दिया गया है, और इन्होंने बताया है कि यह जो संस्था यहाँ की है, मानव सेवा समाज, जो अच्छे कार्य करते हैं उनको दिया जाता है, उनके द्वारा मेरे को पुरस्कार मिला है इनाम के स्वरूप। फिर बताया मैंने अपने विद्यालय की ओर से कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों की सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष में देने के लिए 12,000 रुपये एकत्रित किए थे। अब बता रहे थे कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तो 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय देश के ऊपर आपदा आई थी, राहत कोष खत्म हो चुके थे, पैसों की कमी थी, और तो पैसों की कमी के होने के कारण इन्होंने जो एकत्रित किए थे 12,000 रुपये, इन्होंने उनकी सहायता के लिए भेजे, और ये जब अच्छा कार्य किया तो उसको समाज सेवा से एक पुरस्कार मिला। उनके बारे में बताया किसी विद्यार्थी द्वारा एकत्रित किए जाने वाली ये सबसे अधिक राशि थी। अब बताया जा रहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा, एक पढ़ने वाले बालक द्वारा इतना बड़े पैसे इकट्ठा करना बड़ी बात थी, और इतनी बड़ी राशि होने के कारण मुझे ये पुरस्कार मिला। फिर बताया कि हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती राधिका वर्मा भी समारोह में उपस्थित थी। इन्होंने बताया कि हमारे जो प्रधानाचार्य किसको कहते हैं? प्रिंसिपल को। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो प्रिंसिपल जो मैम थी राधिका वर्मा, वो भी उस जो पर्व था उस पर्व में या त्यौहार में सम्मिलित थी, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। हमारे विद्यालय को भी सबसे अधिक धनराशि एकत्रित करने के लिए पुरस्कृत किया गया, और हमारे विद्यालय को जब हमारे विद्यालय से सबसे ज़्यादा धनराशि मिली तो उससे मिली तो उसके लिए उसको एकत्रित किया गया पूरे विद्यालय परिसर को। आदरणीय जीजा जी को मेरा प्रणाम कहिएगा।
अब कह रहे हैं कि जो जीजाजी वो भी बड़े हैं, और बड़े होने के कारण उन्होंने क्या कहा है, आदरणीय जीजाजी, जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है संबोधन के लिए। अनुज और शोभा को मेरा प्यार कहना। अनुज जो उनकी दीदी का बेटा है और शोभा उनकी बेटी है, उनको कहा है कि उनको भी प्यार करना। फिर बताया आपकी प्रिय बहन सविता, आपकी प्रिय बहन सविता। ये था आपका पत्र लेखन।